भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश का इटावा इन दिनों जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस जातीय संघर्ष वाली साजिश का जिक्र किया था, उसकी झलक कल इटावा में देखने को मिली। यहां उपद्रवियों की भीड़ ने ब्राह्मणों के गांव में घुसकर बवाल करने की कोशिश की। बड़ी बात यह कि वक्त रहते पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया, लेकिन इस बीच आरोपियों की पुलिस से झड़प भी हुई। हंगामा कर रहे लोगों ने रास्ते में रोकने के लिए पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव शुरू कर दिया। कुछ युवकों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद जवाब में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और आरोपियों को यहां से किसी तरह से खदेड़ा। हंगामा शांत हुआ। बताया जा रहा है कि दो कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में अहीर रेजिमेंट के कुछ सदस्य दादरपुर गांव में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बवाल करने की प्लानिंग भी सामने आई है। इसे देखते हुए इटावा के डीएम और एसपी तक को गांव में डेरा जमाना पड़ा ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। दूसरी तरफ कथावाचक कांड एक पॉलिटिकल फाइट बन चुकी है। लड़ाई यादव बनाम ब्राह्मण की होती हुई दिख रही। अखिलेश यादव यहां राज्य की बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश के हर वार का पलटवार किया जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत सीधे हैं। सवाल यह कि क्या कथावाचक कांड को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है? अगर यादव और पंडित बटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? आज यही हमारा एजेंडा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर दिखाते हैं। और बड़ी खबर यह कि ब्राह्मणों के गांव में बवाल पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 19 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की 13 बाइक्स को जब्त किया गया। बाइक्स के जरिए ही उपद्रवी पहुंचे थे और इनकी बाइक्स को जब्त कर लिया गया है। इटावा का दादरपुर गांव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह, जो हमारे देश का एक सबसे स्याह पहलू है, किस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो कुछ लोगों को इसमें अपना सियासी माइलेज दिखने लग जाता है। तो इस पर कुछ राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं। स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दनादन हवाई फायरिंग करते हैं पुलिस वाले और सामने से पुलिस पर पथराव करती है गुस्साई भीड़ और फिर भीड़ को खदेड़ती हुई पुलिस। ये सीन किसी फिल्म का नहीं बल्कि उस इटावा का है जो इन दिनों जातीय संघर्ष की आग में जल रहा है। कथावाचक की चोटी काटने के बाद से वहां कोहराम मचा हुआ है। बवाल की ये तस्वीरें इटावा के ग्राम दादरपुर की हैं, जहां पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों पर पहले तो जमकर पथराव किया और फिर उसके बाद पुलिस की जीप भी तोड़ डाली। हंगामा इतना बढ़ गया कि उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। उपद्रवियों के इस बवाल और धमकी से गांव में रहने वाले परिवार सहम गए। उपद्रवियों के तांडव से आरोपियों के परिजन खौफजदा हो गए। अच्छा महसूस है। अच्छा, कोई डरने की बात नहीं है। बाकी लग रहा था कि यादव संगठन यहाँ गांव में आ सकते हैं और कोई अनहोनी टाइप की हाँ, अनहोनी का डर था। उनकी धमकी बराबर आ रही थी। गांव पे चढ़ाई करी है, सर के मुंडन करी है, ऐसी धमकी आ रही थी, लड़कियां उठाएंगे। देखते ही देखते मामला काफी संजीदा हो गया। बवाल को देखते हुए डीएम और एसपी दोनों मौके पर पहुंचे और अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे जो गांव है अमन चैन है, आप स्वयं देख सकते हैं। ग्रामवासियों के बीच में हम लोग भ्रमणशील हैं और सबसे मिल रहे हैं। सामान्य, जैसे एक सामान्य कार्यकाज होता है गांव में, वैसे लोग अपना कर रहे हैं। इस तोड़फोड़ और बवाल के बाद पुलिस ने 19 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है और केस दर्ज कर उन पर आगे की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इसके अलावा इलाके में तनाव पैदा करने वाले लोगों की 13 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। जबरदस्ती गांव में घुसना चाह रहे थे, वो उपद्रव का माहौल किए, इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है और हम लोग नियमानुसार जो कठोर विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं और कुछ वाहन भी? 19 लोग हिरासत में लिए गए हैं और 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। दरअसल 21 जून को यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी और एफआईआर के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग उनके गांव दादरपुर पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन किया। जब प्रशासन ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए दादरपुर गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। बवाल सिर्फ सड़क पर ही नहीं है, बल्कि इस मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। यादव कथावाचक के अपमान का मुद्दा अब सियासत का केंद्र बन गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को इस घटना पर घेरते हुए कहा कि बीजेपी की सोच की वजह से ही समाज का बंटवारा हो रहा है। वहीं अखिलेश के इस बार पर योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने जोरदार पलटवार किया और उन्होंने सपा की सियासत को सत्ता हासिल करने के लिए एक ओछा हथकंडा करार दिया। पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इनकी आधार ही कम्युनल है, इसलिए कभी भी ये समाज में एकजुटता नहीं स्वीकार कर सकते, समाज में हार्मोनी हो वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। एक तरफ यूपी में इटावा कांड को लेकर माहौल गर्मा रहा है तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे सीधे अगले कुछ महीनों में होने वाले बिहार चुनाव से जोड़ दिया। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इटावा कांड की चिंगारी अभी कब तक सियासी पारे को गर्म रखती है, क्योंकि कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है। इधर अखिलेश भी चाहेंगे कि इस मुद्दे को गर्म करके आने वाले विधानसभा में फायदा लिया जा सके। इटावा से मनीष यादव, टाइम्स नाउ नवभारत। वैसे देखें तो सारा मामला कानूनी है। भाई किसी को कथा करने के लिए बुलाया था, उसने अपनी पहचान छिपाई, धोखा दिया, फर्जी आधार कार्ड मिले, जो कि कानूनी दायरे में आता है फर्जी आधार कार्ड मिलना, तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे जाति में बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या इसमें कोई सियासी पहलू है? इसे समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ अजय गौतम जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु है। हमारे साथ अमितोष पारिक जी जुड़ गए, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ नीति शर्मा जुड़ गई, एस्ट्रोलॉजर है। हमारे साथ अशोक यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े वाइब्रेंट प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सतीश प्रकाश जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाता हूं। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनीष वहां मौजूद है जहां पर कल ये सारा उपद्रव हुआ, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन मनीष ये नौबत क्यों आई? भाई मामला कानूनी है। जिसने कथावाचकों के साथ गलत किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कथावाचकों ने जो गलत किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ लोग लाठी डंडे लेकर, बाइक्स लेकर पहुंच गए। अभी वहां की क्या स्थिति है और लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए अनुराग, पहले गांव की स्थिति दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि टडवा गांव है दादरपुर गांव के बगल में, यादव समाज के लोग यहां पर रहते हैं। इस गांव में मैं आया हूं लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। कल पुलिस ने दबिश भी की है क्योंकि इसी गांव के बाहर नेशनल हाईवे पर लोग जमा थे, लोग इकट्ठे थे, हाथों में डंडे उनके देखे गए थे। हर व्यक्ति की जाति पूछकर ही आगे बढ़ने दे रहे थे। पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। कल जो कॉल बुलाया था, कथावाचकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चूंकि फर्जी आधार का मामला सामने आया था, उनके पास से जो आधार मिले थे उनमें उनकी जाति अग्निहोत्री लिखी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे को खारिज कराने की मांग को लेकर अहिर रेजिमेंट के लोग सड़कों पर उतर आए थे। बखेवर थाने का पहले तो घेराव करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की और उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया तो अलग अलग टुकड़ी में करीब 1000-1500 लोग थे जो अलग अलग टुकड़ी में बट गए और अलग अलग गांवों से होकर उस गांव में जाने की कोशिश करने लगे, जिसके चलते पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। बल प्रयोग करते समय पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूटा और उसके बाद हवाई फायरिंग करके भीड़ को तितर-बितर करने की नौबत आ गई। हालांकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। समाजवादी पार्टी का झंडा कुछ बाइक्स पर लगा हुआ था। एसपी से इस बारे में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जांच की जा रही है। क्या पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड तो ये पूरा घटना नहीं थी? वो मनीष बात की बात है, लेकिन जिस तरह से इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब अपने फेवरेटिज्म के हिसाब से इस मुद्दे को चुन लेना चाहते हैं और सिर्फ वो बताना चाहते हैं जो उनको फायदा पहुंचाए पॉलिटिकली। ठीक है मनीष, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत अजय जी आप ही से करता हूं। अजय जी, ये सारी लड़ाई तो कानूनी है ना, और मैं आपसे जो सवाल पूछूं उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई फर्जी आधार कार्ड रखता है तो यह कानूनन जुर्म है।
अगर कोई जानकारी फर्जी देता है तो कानूनन जुर्म है, इसमें 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये मामला अगर सिर्फ कानूनी कार्रवाई का है अजय गौतम जी, तो फिर इसको जाति बनाम जाति करने की कोशिश क्यों की जा रही? भाई कुछ लोग तो यहां पर लाठी डंडे लेकर पहुंच गए ब्राह्मणों के गांव में। देखिए, पूरे का पूरा जो मामला है एक राजनीतिक षड्यंत्र है, हिंदुओं को आपस में भिड़ाने का, वोट बैंक की राजनीति साधने का। अजय जी कौन भिड़ा रहा है ये देखिए, जो ये वही भिड़ा रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कथावाचकों से नेताजी के नाम के जो उनकी स्तुति गान करवाते हैं और जो बताते हैं कि नेताजी कितने महान थे। अगर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वहां पर उनको कृष्ण भक्ति के भजन सुनवाने चाहिए थे, लेकिन जो कथावाचक अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने तो भगवान का एक शब्द भी नहीं गाया, एक भजन भी नहीं गाया। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जो गाया, क्या गाया, ये नेताजी कितने महान थे, वो तो नेताजी की स्तुति करने लग गए। तो ये पूरे का पूरा मामला एक राजनीतिक षड्यंत्र है, वोट बैंक को साधने की राजनीति है, समाज में विद्वेष और हिंसा फैलाने की बात है। ये वही समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने 2 दिसंबर 1991 को सरयू का पानी लाल कर दिया था, राम भक्तों को छाती छलनी कर दी थी, राम भजन करने वाले भक्तों के ऊपर 303 की राइफल से गोलियां चलाने वाले आज किस मुंह से कृष्ण भक्ति और भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं? और ये तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, सीधा सा सीधा। अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया तो कोर्ट ऑफ लॉ खुला है, इसके अंदर ये अहीर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई कहां से आ गई? राजनीतिक पार्टी इस पर सियासत करने से पहले ये सोचे कि कानूनी तौर पर आप मजबूत कीजिए ना पीड़ित पक्ष को। आपको जो भी पीड़ित पक्ष लगता है आप उसको कानूनी तौर पर मजबूत कीजिए, उसको ये बताइए कि उसके अधिकार क्या है, वो लड़ाई लड़े और कानूनी तौर पर कार्रवाई। जब बात इतनी सीधी है अशोक यादव जी, फिर उसमें जाति वाला एंगल क्यों ढूंढा जा रहा है? और फिर अजय गौतम जैसे कुछ बहुत बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं खुलकर कि ये जाति बनाम जाति कराने की कोशिश पॉलिटिकल फायदे के लिए। देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि जो इटावा में उस दिन घटना हुई वो सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध और कानूनी अपराध, तीनों तरह का अपराध वहां पे हुआ। और अगर देखा जाए तो सामाजिक और राजनीतिक अपराध जो हुआ वहां पर, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के फॉलोअर लोगों ने किया। और आरएसएस भाजपा की विचारधारा भी है मनुवादी हिंदुत्व। अच्छा, एक मिनट अशोक यादव जी, मतलब आप वहां पर जो गलत करने वाले हैं और जो पीड़ित हैं उनको आप बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जिन्होंने गलत किया उस कथावाचक के साथ, फर्जी कथावाचक के साथ, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई, वो तो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के हो गए। जो पीड़ित पक्ष के थे, क्या वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के थे? और अगर थे तो क्या समाजवादी पार्टी गलत आधार कार्ड को सपोर्ट करती है? क्या यह समाजवादी पार्टी की विचारधारा है क्या? देखिए अनुराग जी, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया, जिन्होंने उनके सर मूत्र के छिड़काव की कोई प्रामाणिकता नहीं है सर। सुन लीजिए ये बातें ऐसे तो जो कथावाचक थे, कथित कथावाचक थे, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो उसका जिक्र मैंने नहीं किया। मूत्र छिड़काव जब तक ऑथेंटिक ना हो जाए तब तक आप मत कीजिए। अनुराग जी, जो भी उस दिन अमानवीय घटना हुई, ये घटना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को मानने वालों के द्वारा की गई। और अरे सर मैं समझ गया, वो जो हुआ वहां पर जो गलत हुआ वो बीजेपी ने करवाया, लेकिन जो कथावाचक थे जिसको आपके दफ्तर में जाकर सम्मानित किया गया, क्या वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के थे? आप इस पर बात कीजिए। समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित वर्ग के साथ है, हर उस वंचित शोषित वर्ग के साथ है जिसका शोषण, जिसका अपमान। तो अच्छा, तो मतलब पार्टी की रोहिंग्या आके, बांग्लादेश के रोहिंग्या आकर, वो तो सब जानते हैं कि वो कैसे पीड़ित हैं। बांग्लादेश के रोहिंग्या आकर भारत में बस जाएंगे और उत्तर प्रदेश में बस जाएंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी भी समर्थक है? क्या उसको भी पीडीए से जोड़ देगी? देखिए, हमारे देश की जो जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, न किसी बांग्लादेश। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप अशोक यादव जी। चलिए छोड़िए अनुराग जी, चलिए छोड़िए। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज पूछता हूँ। यहां मामला ब्राह्मण वर्सेस यादव का हो गया तो बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी कहने लगी। मैं 7 महीने पहले की घटना आपको याद दिलाता हूं। सर, शैलेश यादव नाम का एक शख्स था, वो अपनी कथित प्रेमिका से मिलने गया, उसकी प्रेमिका के घर वालों ने देखा और उसको मार दिया। मारने वाले लोग मुस्लिम थे। उस मामले पर अशोक यादव, उस मामले पर अखिलेश यादव, उस मामले पर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने कितनी बार सवाल पूछे? भाई हो सकता है मेरे रिसर्च में कमी हो, आप बता दीजिए कि उस मामले को आपने कितना उठाया। ब्राह्मण बनाम यादव वाले मामले को तो आप पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। अनुराग जी, मैंने इसके पहले शुरू में ही कह दिया
ये अपराध सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों अपराध हुआ। जो शैलेश यादव वाला अपराध था उसको किस नजरिए से देख रहे हैं सर? आप जिस घटना का जिक्र यहां पर कर रहे हैं वो कानूनी अपराध था, वो सामाजिक राजनीतिक अपराध नहीं था। और यहाँ पे जो इटावा में घटना हुई अनुराग जी, वो सामाजिक राजनीतिक अपराध के साथ साथ कानूनी अपराध था। अभी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में लेके बैठा हूं अनुराग जी, जिसमें दत्तात्रेय होसबोले का नाम आप जानते होंगे, आरएसएस के महासचिव हैं। उन्होंने लिखा कि आरएसएस लीडर पिचेस फॉर रिमूवल ऑफ सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड फ्रॉम प्रीएम्बल। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग समाजवाद शब्द से और सेकुलर शब्द से इतना नफरत करते हैं। और सर आप इतने सेक्युलर हो गए कि आप जिस यादव जाति के वोट पर अपनी पूरी सियासत चलाते आए, जिस पर आपने अपनी सियासी नींव रखी, उस यादव समाज के व्यक्ति की जब हत्या कोई मुस्लिम कर देता है तो आपसे एक शब्द नहीं निकलता। फिर आप कैटेगराइज करते नहीं, ये तो सामाजिक अपराध है, ये तो राजनीतिक अपराध है, ये क्रिमिनोलॉजी है। नहीं अनुराग जी, तो अगर किसी तो आप मुझे बताइए ना, कितना मतलब शैलेश यादव के नाम पर आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितनी बार आपने सरकार को घेरने की कोशिश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और कितनी बार आपने, क्योंकि यहां तो आप खुलकर ब्राह्मणों के खिलाफ कह रहे हैं, कल तक तो मनुवादी आप ही बता रहे थे ना, कल तक आप ही बता रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी की सोच है। तो वहां जब मुस्लिम ने मर्डर किया तो आपने कितना जस्टिफाई किया या कितना डिस्क्राइब किया कि ये किस तरह की सोच है या कौन लोग? अनुराग जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो कानूनी अपराध होते हैं उसमें पुलिस और प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन सामाजिक भाई जल्दी से सर, अपराध हो रहा है मतलब पार्टी भी अगर यादव बनाम ब्राह्मण ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको सामाजिक, राजनीतिक और हर चश्मे से देखा जाए, लेकिन शैलेश यादव की हत्या अगर कोई मुस्लिम कर दे तो वहां पर सिर्फ क्रिमिनोलॉजी देखना पड़ेगा। जी अनुराग जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा इस पे। जैसे कि समाजवादी पार्टी और आपने क्वेश्चंस पुट अप करा, मैं 4 इंसिडेंट देता हूं जहां पे समाजवादी पार्टी का सेक्युलरिज्म 42nd अमेंडमेंट के साथ ही खत्म हो जाता है। वो है कम्युनल वायलेंस होता है दलित और मुस्लिम में, दुर्वेश्वर विलेज में, समाजवादी पार्टी चुप। दलित फैमिली सेट फायर, अक्यूज का नाम है अब्दुल रहमान, समाजवादी चुप। आसिफ रफीक एंड रिहान शॉट ए दलित बॉय इन बिजनौर, समाजवादी चुप। शॉप ओनर बीट टू डेथ आस्किंग फॉर पेमेंट, अक्यूज का नाम शाहरुख, समाजवादी पार्टी चुप। अमित कुमार गौतम, बॉडी ऑफ दलित यूथ फाउंड नियर मॉस्क, समाजवादी चुप। अब इनका एक सेक्युलरिज्म के बाद में आके मैं कास्टिज्म बताता हूं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए भीमराव अंबेडकर के साथ, तब कितना क्रिटिसिज्म हुआ था बहुजन समाजवादी पार्टी से, ये भी जवाब दे। जब अंबेडकर के नाम बदल दिए गए और संत रविदास नगर का नाम बदल दिया गया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बदले, तब इनका दलित समाज कहां चला गया था? जब दलित के घर जला दिए गए थे 2012 के अंदर में 3 दर्जन से ज्यादा, तब कहां चला गया था? जब नट के घर जला गए थे भीमवारा विलेज के अंदर में, तब समाजवादी पार्टी कहां चली गई थी? लेकिन क्या होता है, समाजवादी पार्टी के ऊपर जब सेक्युलरिज्म और कास्टिज्म की बात आती है तो मायावती जी का कोट में आपको याद दिलाता हूं। मायावती जी ने कहा कि अखिलेश यादव इज यूजिंग दलित एज पॉन्स फॉर हिज पॉलिटिक्स। The Agra incident is nothing but an attempt to manipulate the Dalit vote bank। कहां चले जाते हैं जब दलितों की रिजर्वेशन के लिए 2012 के अंदर में ST SC OBC रिजर्वेशन के लिए मुलायम सिंह यादव अपोज कर देते हैं। लेकिन क्या है, ये बदतमीजी के ऊपर नहीं बात करेंगे, ये कानून प्रक्रिया के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू की बात आएगी तो जाति दिख जाएगी और मुसलमान की बात आएगी तो धर्म की बात आएगी। अमितोष भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। अशोक यादव जी मेरी बात सुनिए, बड़ा प्यार से पूछ रहा हूं मैं आपसे। अशोक यादव जी, बहुत सीधा सा जवाब है। वो कह रहे हैं कि आपका पीडीए प्रेम बड़ा सिलेक्टिव है, अपराध होगा और अगर कोई ऊंची जाति वाला कर देगा तब आप बोलेंगे, लेकिन मुस्लिम कर दे या आपके पॉलिटिकल इक्वेशंस फिट ना बैठे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। यही आरोप लग रहा है आप पे। बहुत जल्दी 10 सेकंड सर। अशोक यादव जी, देखिए अनुराग जी, जो सारी घटनाएं जो अमितोष जी ने गिनाई या जो 4-5 घटनाएं गिनाई, और जब लगभग हर महीने दर्जन भर घटनाएं ऐसी हो रही हैं जब कभी दलित समाज के बारातों पर इन्हीं मनुवादियों द्वारा हमले किए जाते हैं और सरकार द्वारा प्रायोजित मनुवादी होते हैं, वो एक भी घटना इन्होंने नहीं बताई। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जब अगर आरएसएस या भाजपा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द से इतनी नफरत करती है तो जोड़ने की बात कहां कर रही है? आपका सोशलिज्म और सेक्युलर कहां तक सीमित है सर, मैं बताऊं आपको। बुरके पर बैन की बात होती है या मुस्लिम महिलाओं की आजादी की बात होती है, समाजवादी पार्टी चुप। नहीं, आप ये बताइए, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म से ट्रिपल तलाक की बात होती है, आप लोग चुप हो जाते हैं। जो शब्द आपका सेक्युलरिज्म दिखता है ना सर, मुस्लिम हत्या करता है तो वो यादव कम्युनिटी का ही पीड़ित क्यों ना हो, आप लोग चुप हो जाते हैं। ये आपका सेक्युलरिज्म है सर, ये आज देश के सामने पोर्ट्रे हो रहा है। लेकिन मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आऊं, इसको पॉलिटिकली लहजे में समझने की कोशिश करूं। एक बड़ी खबर आ गई है, जरा हिट कीजिए उसको। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने बड़ी खबर आएगी और इस बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा क्या अपडेट आ रहा है। कथावाचक कांड पर
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा किसी भी सनातनी की चोटी काटना निंदनीय है। वो इसे जाति के आधार पर नहीं देख रहे हैं बल्कि इसे पूरे सनातन की छतरी के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए साहब। मैं जातिगत बातों पर, मैं जातियों में नहीं बंधना चाहता। मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। जितने भी लोग आज विवाद कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, भगवान श्री राम किस लिए आए थे? वो तो क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए? वो तो यदुवंशी थे ना। किस लिए आए थे बताइए मुझे, जरा जवाब दीजिए। जो अपनी अपनी जातियों के जो नेता बने बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जितने भी अवतार तुम्हारे सनातन में जिन पुराणों के अनुसार हुए, जिन पुराणों के अनुसार तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो, किसके लिए अवतार हुए थे? वो धर्म की स्थापना के लिए हुए थे और धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है कि हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। ये हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। और जितने भी यदुवंशी सुन रहे हैं ना, माय डियर लिसन टू मी। निश्चित तौर पे मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यदुवंशी मेरे हैं सब। पूछे कैसे? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन ऋषि ने किया था, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप, मैं गर्गाचार्य जी का वंशज हूं। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगा? क्या मैं जाटवों का बुरा चाहूंगा? मैं चौधरियों का बुरा चाहूंगा? मैं बनियाओं का बुरा चाहूंगा? किसी का बुरा नहीं चाहता। देवकीनंदन ठाकुर की ये बहुत पावरफुल बाइट है और उसमें उन्होंने जो कहने की कोशिश की उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वहां पर भागवत कथा अगर चल रही थी और उसके लिए कथावाचकों को बुलाया गया था, तो वो तो महिमा मंडिती करने वाले थे प्रभु श्री कृष्ण की, और वो तो खुद यदुवंशी थे। तो ऐसे में अगर सिर्फ बात यहां पर इस बात की है कि यादव है और इसलिए चोटी काट दी गई, या ये चीज जाहिर बात है कि जो जिन लोगों ने हमला किया उनसे समझना चाहिए। लेकिन संजीव कौशिक जी, क्या ये जाति बनाम जाति करने की कोशिश की जा रही है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो सियासी फायदा किसको है? अगर ये हिंदू कंसोलिडेट होने की बजाय अगर अलग अलग होंगे, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप फायदा देखते हैं? देखिए अनुराग भाई, इसके दो पहलू हैं और दोनों पहलू पे आपको गौर करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि सियासी मसले ऐसे होते हैं, या हिंदुस्तान के सियासी राजनीतिक लोग ऐसे होते हैं जहां जाति, धर्म, संप्रदाय, लोगों की जनसंख्या, उसके आधार पर जहां टिकटों का बंटवारा होता हो, विधायक चुने जाते हो, सांसद चुने जाते हो, पार्टियां अपने लोगों को प्रत्याशी बनाती हो, वहां जाति को आप अलग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये हिंदुत्व का अम्ब्रेला एक ऐसा अम्ब्रेला है, ये भी राजनीतिक कारणों से ही खुलता है और सारे हिंदुत्व के नीचे छतरी में तभी लाने का प्रयास किया जाता है जब आपको उसका राजनीतिक फायदा उठाना होता है। हम सब जानते हैं, मतलब अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दलों के लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो वो राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि किसी ने गलत तरीके से कथावाचन किया, किसी ने, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, आप आरोप लगाए निकल गए। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होता है, तो पंडित अजय गौतम, देवकीनंदन ठाकुर, ये लोग राजनीतिक फायदा ले रहे हैं यहां बोलकर? निश्चित रूप से हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबका अपना अपना मंतव्य है, पक्ष है, वो रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी अपनी बात रखेंगे ना। हम भी अपनी बात रख रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये छाता सिर्फ इसीलिए खोला जाता है, यदि इस तरह की बात नहीं होती, हम अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, यदि इस तरह की बात नहीं होती तो किसी ने गलत पहचान छुपाया, गलत तरीके से यदि उसने कथावाचन किया या उसमें और भी कमियां थी, सरकार के तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी कि आपने अपनी पहचान तो की जा रही है। लेकिन ये कहां से, नहीं मेरी बात पूरी हो जाती है, लेकिन ये कहां से तर्क संगत है कि उसकी चुटिया काट ली जाए? और आप कह रहे हैं कि उसके मूत्र का छिड़काव नहीं किया गया। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि मूत्र का छिड़काव किया गया, चुटिया काट ली गई, बाद में महिलाओं के द्वारा और आरोप लगाए गए। महिलाओं के द्वारा मुझे जो जानकारी है नहीं किया गया। मेरी बात, बाद में महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारे साथ बदतमीजी की गई। उस समय क्या वहां के सत्ता के तरफ से बैठे हुए लोग, या योगी जी की बात मैं कह रहा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री जी को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? संजीव जी, बड़ी खबर आ गई, आपकी बातों को आगे बढ़ाऊंगा मैं। एक बड़ी खबर आ गई, इसका रुख कर लेते हैं। जगन्नाथ यात्रा पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथी बेकाबू हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन उसके बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है और यहां पर
ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, यहां एक हाथी बेकाबू हो गया। फिलहाल क्या कोई नुकसान हुआ है ये बड़ा सवाल है, लेकिन आप देखें कि सड़कों पर कैसे ये हाथी दौड़ रहा है। बड़ी संख्या में यहां लोग रथ यात्रा के लिए इकट्ठा होते हैं और यहां पर अचानक ये हाथी बेकाबू हो गया। ये बहुत सारी आशंकाओं को जन्म देता है। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें हाथी को काबू में किया जा सका ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। रथ यात्रा में हाथी बेकाबू हुआ और उसके बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आप देखें ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। आप देखें इसे कुछ महावत कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या परिस्थितियां थी, क्या हाथी को रिचुअली यहां पर ले जाया जा रहा था? आप देखें, क्योंकि हिंदू धर्म में हाथी धर्म और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, तो क्या यहां पर रिचुअली से ले जाया गया था या कोई और कारण था? और उस परिस्थिति में वहां पर क्या होना चाहिए था? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे यह हाथी बेकाबू हो गया। इस रथ यात्रा में, जो अहमदाबाद की रथ यात्रा होती है, ये भी काफी प्रसिद्ध है और यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहीं पर यह हाथी बेकाबू हो गया। ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हाथी को काबू में करने की कोशिश महावत लगातार करते रहे, लेकिन आसपास भगदड़ की स्थिति मच गई। अब दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आप देखिए, जिस वक्त हाथी बेकाबू हुआ वो पहली तस्वीर, लोगों की भीड़ है, आस्थावश लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में, और यहीं पर ये एक घटनाक्रम सामने आया जब हाथी बेकाबू हो गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ सब कुछ आप शांत देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस भागते हुए हाथी को आप देखिए और सोचिए कि लोगों के मन पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। ये देखिए तस्वीर, जरा पहली तस्वीर को आप एक फुल फ्रेम में अगर चला सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, सब कुछ शांत होता है, लोग रथ यात्रा में शामिल होने का इंतजार कर रहे होते हैं, और उसी बीच ये देखिए हाथी दौड़ता हुआ चला जाता है, पीछे कई लोग हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जब हाथी बेकाबू होता है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और यहां पर यही स्थिति थी। हमारे सहयोगी हितेन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेन, हाथी बेकाबू हो गया, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, रथ यात्रा की शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले हाथियों को आगे किया गया। तो हाथी जो है जगन्नाथ मंदिर जमालपुर से खाड़िया की तरफ रवाना हो चुके थे। खाड़िया की तरफ जाकर एक नहीं बल्कि जानकारी के मुताबिक 2 हाथी बेकाबू हुए थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने जो है इंजेक्शन देकर काबू में लिया है। हालांकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या अनिच्छनीय घटना नहीं बनी है। तुरंत ही, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, तत्काल प्रभाव से कुछ चंद मिनटों के भीतर ही हाथी को काबू में कर लिया गया। मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई? क्या रथ यात्रा सुचारू है अभी हितेन, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए रथ बेहद पीछे है। अच्छा। ये जो हाथी जो बेकाबू हुए थे वो अहमदाबाद के खाड़िया इलाके में हुए थे। रथ अभी अभी चंद मिनटों पहले जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से तीनों रथ जो है वो आगे की तरफ रवाना हुए। रथ के आगे मैं आपको बता दूं कि करीब हाथिया होते, 20 से 25 हाथिया होते, और करीब 30 से 40 जितने ट्रक होते, अलग अलग अखाड़ों के ट्रक होते हैं। तो करीब करीब 100 से ज्यादा अखाड़े जो है उस रथ के पहले जो है वो रवाना होते हैं। तो उस दौरान खाड़िया इलाके में ये हादसा हुआ था। हालांकि तत्काल प्रभाव से ही हाथी को जो है, जैसे वीडियो में दिख रहा है कि चंद मिनटों के भीतर ही, यानी कि चंद सेकंड के भीतर ही हाथी को जो है काबू में पा लिया था। ठीक है हितेन, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। दरअसल 18 हाथियों के ग्रुप में ये हाथी सबसे आगे चल रहे थे, और जैसा हितेन बता रहे हैं कि यहाँ 2 हाथी बेकाबू हो गए थे। सबसे राहत की बात यह है कि इस घटना को बहुत कम तर में सीमित कर दिया गया। मतलब हाथी बेकाबू हुए तो वन विभाग की टीम वहां पर इकट्ठा हुई और इन हाथियों को काबू में कर लिया गया। सबसे राहत की बात यह कि बहुत पीछे रथ चल रहा था, श्रद्धालु और बहुत पीछे थे, और अब ये रथ यात्रा जो है वो सुचारू हो गई है। रात 8:30 बजे ये जो रथ यात्रा है वो संपन्न होगी, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी, और उसी दौरान ये इंसिडेंट सामने आया। फिलहाल हितेन अभी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हितेन, इन तस्वीरों में दिख रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिख रहा है कि लोग खड़े हैं और रथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, उस रथ आने का इंतजार कर रहे हैं, और अचानक हाथी बेकाबू हो जाता है। स्थिति बड़ी भगदड़ वाली दिख रही है। मतलब ये एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन भी हो सकती थी अगर हाथी को कंट्रोल जल्दी नहीं किया जाता।
बिल्कुल देखिए, 17 से 20 सेकंड के भीतर का ये मामला है कि अचानक हाथी जो है वो बेकाबू हुआ और वो 20 सेकंड के लिए हाथी जिस तरह दौड़ना शुरू हुआ, अगल बगल में हालांकि लोग जो है सवेरे से ही 6 बजे से कोई 3 बजे से खड़े होते हैं। लोग सवेरे से ही पूरे रथ यात्रा के रूट पे लाखों की भीड़ जो है वो जमा होती है भगवान के दर्शन के लिए। उस दौरान ये 20 से 22 सेकंड के लिए ये हाथी का जो है बेकाबू होना, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात थी, क्योंकि अगल बगल में बड़ी भीड़ तैनात थी। अगर वो हाथी भीड़ में घुस जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी या बड़ी घटना भी हो जाती। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि प्रशासन इस रथ यात्रा में पूरी पुख्ता तैयारी के साथ चलता है। वन विभाग के लोगों को भी साथ में लेकर इस रथ यात्रा में हाथियों के साथ जो है आगे बढ़ाया जाता है, ताकि अगर ये हाथी बेकाबू होता है तो एक लेटेस्ट फुटेज आ गई है इंजेक्शन देकर जो नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये सबसे लेटेस्ट फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें ये व्यूवर्स देख पाएंगे कि कैसे वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। जरा एक बार फुल फ्रेम अगर आप तस्वीरें दिखाएं, वो जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे हाथियों का एक पूरा अमला है, पूरा झुंड है। बताया जा रहा है 18 हाथी इसमें थे और अचानक 2 हाथी लीग से हटते हुए बेकाबू हो गए और फिर उसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं इसमें, इस रथ यात्रा में जुड़ने के लिए और इसे देखने के लिए। आप देखें कि सड़क के दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें, लेकिन अचानक इस तरह की स्थिति हो गई जब हाथी बेकाबू हो गए, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हितेन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, लोगों की संख्या इस रथ यात्रा से जुड़ने के लिए अच्छी खासी दिख रही है, और अगर बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किए जाते ये हाथी तो अनहोनी की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। हितेन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोगों की संख्या, लोगों की तादाद अच्छी खासी है, और जैसे ही ये हाथी बेकाबू हुए वहां लोगों के बीच में अफरा तफरी मची हुई है। बिल्कुल देखिए, मैंने जैसे बताया कि जब पहले हाथी को रवाना किया गया उसी दौरान ये हादसा जो है ये हुआ है। हाथी तुरंत बेकाबू हुआ, जिस दौरान वहां पर अगल बगल में काफी भीड़ जो है वो मौजूद थी। लोगों में कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति मची थी, लेकिन जैसे कि प्रशासन ने अच्छा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट तस्वीर आ गई है। ये देखिए, ये अपने दर्शकों को दिखाते हैं, हाथी दौड़ता हुआ इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये ट्वीटेड विजुअल आपके सामने, और आप देखिए कि वहां पर कैसे अफरा तफरी मची हुई है। मतलब एक वक्त तो ऐसा लगा कि हाथी को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो चुका है। ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, लोग अपनी गाड़ी हटा रहे हैं, लोग यहां पर हाथी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि ये कंट्रोल में हो जाए, और आखिरकार ये फ्रेम से जब तक निकलता है हाथी तब तक दौड़ता हुआ रहता है। लोगों के बीच में कौतूहल रहता है कि क्या होगा। ये हितेन, क्या पता चल पाया है कि ये हाथी बेकाबू हुए क्यों और कंट्रोल में कैसे आए? देखिए, हाथी उग्र कैसे हुआ इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस अजीब व्यवहार के बाद हाथी को तुरंत ही इंजेक्शन देकर काबू में लाया गया, और वहां से मैं आपको जानकारी दे दूं, उसे तुरंत ही वहां से ले जाया गया है। मतलब उस हाथी को अब उस रथ यात्रा से बाहर की तरफ कर दिया गया है। उसे जब कंट्रोल कर दिया गया इंजेक्शन देकर, तो उस हाथी को बाहर की तरफ ले जाया गया है। उसे अलग जगह पर अब ले जाया जाएगा, वापस वन विभाग की टीम को सौंप दिया जाएगा। उसे एक जंगल की तरफ फिर एक बार रवाना कर दिया जाएगा, या फिर जहां से लाया गया था वहां उसे सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं वहां पर जैसे वन विभाग की टीम, अग्निशमन दल की टीम, डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी, तो भले चंद सेकंड के लिए ये भगदड़ की स्थिति मची, लेकिन प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इंजेक्शन के जरिए उस हाथी को काबू में लिया, और उसके बाद उस हाथी को रथ यात्रा से बाहर कर दिया गया। मतलब इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया, तब जाकर हाथी काबू में आए। सबसे राहत की बात यह है कि लोगों की आस्था जस की तस है। भले भगदड़ मच गई थी, इसके बावजूद लोग वहां पर डटे रहे इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अभी का अपडेट यह है कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है, रथ यात्रा चल रही है। बहुत शुक्रिया हितेन तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।